विजय दिवस परेड की तैयारियों के दौरान मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन ने खुद को दुनिया के सामने शर्मिंदा किया। रूसियों ने पहली बार तुआप्से में पूरी तरह से जले हुए तेल रिफाइनरी के अंदर की तस्वीरें दिखाई हैं और आज रात ही यूक्रेनी ड्रोनों ने फिर से बाल्टिक सागर पर स्थित रूसी बंदरगाह प्रिमोर्स्क पर हमला किया। ये ज्ञात है कि इस ड्रोन हमले के दौरान यूक्रेन की रक्षा बलों ने काराकुर्त मिसाइल जहाज, गश्ती नौका और शैडो फ्लीट के टैंकर को निशाना बनाया। इसके अलावा युद्ध अध्ययन संस्थान ने गणना की है कि अप्रैल में रूस की सेना को यूक्रेन के साथ युद्ध में शुद्ध क्षेत्रीय नुकसान हुआ है और यह पहली बार हुआ है जब अगस्त 2024 में यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं द्वारा कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ के बाद ऐसा हुआ है। इसी बीच आज इंटरनेट पर कथित तौर पर रेड स्क्वायर से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां रूसियों ने 9 मई को होने वाली विजय दिवस परेड को ड्रोन हमलों से बचाने के लिए एंटी ड्रोन जाल लगाया है। लेकिन क्या ये फेक है? चलिए अभी पता लगाते हैं। मेरा नाम अलेक्सी पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां ताज़ा खबरें तुरंत मिलती हैं। तो मैं 9 मई को मॉस्को में इस साल की विजय दिवस परेड की खबरों से शुरू करता हूं। मॉस्को में विजय दिवस परेड पहली बार 19 सालों में बिना सैन्य उपकरणों के होगी। रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है। इस साल विजय दिवस परेड में रेड स्क्वायर पर न तो सैन्य वाहनों का कोई काफिला होगी, न ही आसमान में विमान और न ही सुवरोव नखिमोव स्कूलों और कैडेट कोर के छात्र शामिल होंगे। सिर्फ एक दयनीय टुकड़ी मार्च करते हुए कब्जाधारियों की ही गुजरेगी, बस इतना ही। ये भी निश्चित नहीं कि व्लादिमीर पुतिन रेड स्क्वायर पर मौजूद रहेंगे। और ऐसी खबरों के बीच 3 मई को यूक्रेनी और रूसी टेलीग्राम चैनलों ने एक फोटो प्रकाशित की जिसमें मॉस्को के रेड स्क्वायर के ऊपर एक एंटी ड्रोन जाल फैला हुआ दिखाया गया है। इस तस्वीर ने 9 मई की परेड के लिए मॉस्को की तैयारियों को दर्शाया। खैर जाहिर है कि ऐसी खबरों ने यूक्रेनियों को जरूर खुश किया, क्योंकि ये उस डर को दिखाता है जो रूसियों के दिमाग में घर कर गया है। लेकिन मैं आपसे समझदारी की अपील करता हूं। ये तस्वीर फर्जी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री के सलाहकार सेरही स्टेनेंको उन लोगों में थे जिन्होंने सबसे पहले यह रेड स्क्वायर की तस्वीर प्रकाशित की थी और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि एंटी ड्रोन जाल, जो वैसे फ्रंट पर भी इस्तेमाल होते हैं, पूरे रेड स्क्वायर पर लगाए गए थे। और यह तस्वीर साफ तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेट की गई है। इस तस्वीर में कई गलतियां हैं जो इस ओर इशारा करती हैं। उदाहरण के लिए इस तस्वीर में किसी वजह से लेनिन का मकबरा नहीं है और खुद स्क्वायर भी असलियत में जैसी दिखती है उससे थोड़ी अलग नजर आ रही है। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक संग्रहालय की इमारत की जगह वासिली ब्लाजेन्नी का गिरजाघर दिखाया है, जबकि असल में वो स्क्वायर के विपरीत छोर पर है। और ऊपर से रेड स्क्वायर तो कई दिनों से बंद है, मुझे लगता है 29 अप्रैल से, इसलिए वहां पर घूमते हुए लोग हो ही नहीं सकते। लेकिन मैं समझता हूं जंगली और गंदे रूसियों का मजाक उड़ाना तो जैसे कोई पवित्र काम है, लेकिन सबसे जरूरी है कि इसमें हद से आगे ना बढ़ा जाए। फिर भी इस युद्ध में व्लादिमीर पुतिन की स्थिति और खराब हो रही है। इंटरनेट पर कुछ अनोखे दृश्य सामने आए हैं जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी के कैबिन से शूट किए गए हैं जब वो इलाके से गुजर रही है। तुआप्से तेल रिफाइनरी के परिसर में ड्रोन के कई शक्तिशाली हमलों के बाद यह वीडियो साफ तौर पर दिखाता है कि रूस के दक्षिण में इस क्षेत्र के सबसे बड़े उद्यमों में से एक को वास्तव में खंडहर में बदल दिया गया है। अब हम वीडियो देखेंगे, लेकिन इससे पहले कहना चाहता हूं कि तुआप्से शहर के क्षेत्र के एक अधिकारी ने हाल ही में इसे फेक बताया। आप क्यों सोचते हैं कि रिफाइनरी, तेल भंडार और बंदरगाह जल रहे हैं? वो कहता है नहीं, ये चालाक यूक्रेन है। तुआप्से के लोग इसे ड्रोन से जोड़ते हैं, यानी माजूत के टैंक थे और फिर ड्रोन गिरता है, वो माजूत फैल जाता है और आग लग जाती है और इसलिए शहर के ऊपर ये काले धुएं के बादल दिखते हैं। लेकिन कोई रिफाइनरी नहीं जल रही है, ये माजूत के टैंक ही जल रहे हैं। और आप समझ सकते हैं ये अधिकारी रूसियों को कितने बेवकूफ समझता है, ये जंगली लोग, कि वो बस कहता है नहीं, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो है ही नहीं।
ये सिर्फ ड्रोन्स है जिनमें मौजूद जल रहा है। अब चलिए फायर ट्रक से शूट किया वीडियो देखते हैं जो तुआप्से रिफाइनरी के अंदर से है। टैंक नंबर 3 से झुका हुआ और उत्पाद बाहर निकल आया, जिसकी वजह से ज्वलनशील तेल सड़क पर फैल गया और कई गाड़ियां और नियंत्रण के तरीके क्षतिग्रस्त हो गए। अभी नियंत्रण में है। जकरील की रिफाइनरी के फ्लैप्स, जकरील की रिफाइनरी। जैसा आप देख सकते हैं फुटेज में प्रलय जैसी तस्वीर दिख रही है। तेल के प्राथमिक प्रसंस्करण के हाईटेक उपकरणों की जगह सिर्फ जले हुए धातु के ढांचे और मुड़े तुड़े लोहे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी दर्जनों टैंकों के पास से गुजरती है जो अब कुचले टिन के डिब्बों जैसे दिखते हैं और विश्लेषण के अनुसार ईंधन भंडारण की 50% से अधिक क्षमता पूरी तरह से आग में नष्ट हो चुकी है। बाकी भी क्षतिग्रस्त हैं। कारखाने का इलाका मोटी कालिक और झाग से ढका है। हर तरफ तेल की बारिश के असर दिख रहे हैं, जिसने सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं तुआप्से के रिहायशी इलाकों को भी ढक लिया है। नतीजतन इस समय कंपनी की उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो गई है। विशेषज्ञ नुकसान को निकट भविष्य में अपूरणीय मान रहे हैं। शुरुआती अनुमानों के अनुसार कारखाने को पूरी तरह या आंशिक रूप से चालू करने में कई साल लग सकते हैं। लगे समय, उपकरण की जटिलता और आयातित पुर्जों पर लगे प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए और अब 3 मई को बाल्टिक बंदरगाह प्रिमोर्स्क में एक और आग लग गई जो ड्रोन के बड़े हमले के परिणाम स्वरूप हुई। ये हमला संयोग नहीं है। प्रिमोर्स्क बंदरगाह की तेल लदान क्षमता लगभग 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन है और डीजल ईंधन की लगभग 3 लाख बैरल प्रतिदिन है, जो इसे एक प्रमुख ट्रांजिट बिंदु बनाती है मुख्य रूसी कच्चे तेल यूराल्स और कम सल्फर वाले डीजल ईंधन के लिए। इसलिए अब यह स्पष्ट है कि यूक्रेन इस बंदरगाह को भी उसी तरह निशाना बनाएगा जैसे उसने तुआप्से बंदरगाह को बनाया था। साथ ही प्रिमोर्स्क बंदरगाह में ड्रोन हमले के दौरान यूक्रेन की रक्षा बलों ने कराकुर्त मिसाइल जहाज, एक गश्ती नौका और छाया तेल बेड़े के एक टैंकर को निशाना बनाया। ये यूक्रेन की सुरक्षा सेवा, ड्रोन सिस्टम बलों, विशेष ऑपरेशन बलों, मुख्य खुफिया निदेशालय और यूक्रेनी सीमा रक्षकों का संयुक्त अभियान था। इसके अलावा एक और गश्ती नौका और तेल बेड़े के एक अन्य टैंकर पर भी हमला हुआ। बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। रूसी तेल टर्मिनल पोर्ट की जानकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दी। यूक्रेन के हमलों ने बंदरगाह और छाया तेल बेड़े के मिसाइल टैंकर को निशाना बनाया। РФ вблизи входа в порт Новороссийск. ये मुख्य की एक संयुक्त कार्रवाई थी। हमारे सैनिक रूसी छाया तेल बेड़े पर प्रतिबंध लागू कर रहे हैं। नोवरोसियस्क बंदरगाह के प्रवेश जल क्षेत्र में 2 जहाजों को निशाना बनाया गया। इन टैंकरों का तेल परिवहन में इस्तेमाल होता था, अब नहीं होगा। यूक्रेनी लंबी दूरी की क्षमता समुद्र, आकाश और जमीन पर बढ़ती रहेगी। 9 मई को रेड स्क्वायर पर शर्मनाक विजय परेड के आयोजन तक व्लादिमीर पुतिन मोर्चे पर प्रभावशाली नतीजों के साथ पहुंच रहे हैं।
अप्रैल में रूसी सेना ने यूक्रेन के साथ युद्ध में कुल मिलाकर इलाकाई नुकसान उठाया और 116 वर्ग किलोमीटर पर से नियंत्रण खो दिया। अमेरिकी युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार ऐसा पहली बार अगस्त 2024 में यूक्रेनी सेना द्वारा रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ के बाद हुआ है। साथ ही रूसी सेना की आक्रमण की गति भी लगातार कम होती जा रही है। अगर 2025 की शुरुआत में वे औसतन 9.76 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन आगे बढ़ रहे थे, तो 2026 के पहले 4 महीनों में ये आंकड़ा 2.9 वर्ग किलोमीटर रह गया। इसके अलावा संस्थान में रूसी आक्रमण की गति में कमी का कारण यूक्रेनी जमीनी जवाबी हमलों और मध्यम दूरी के हमलों को बताया गया है, जिनमें ड्रोन का सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन में स्टारलिंक टर्मिनल की उपलब्धता खत्म होने और टेलीग्राम ब्लॉक होने से रूसी सेना की कमान और संचार समस्याएं बढ़ गई हैं। लेकिन यह रशियों ने चालाकी दिखाई, खूबसूरत तस्वीर बनाने की कोशिश। आगे मैं युद्ध अध्ययन संस्थान का एक उदाहरण दूंगा। 2025 की शरद ऋतु से रूसी सैनिकों ने सक्रिय रूप से छोटी छोटी टुकड़ियों को विवादित इलाकों में भेजने की रणनीति अपनाई, बिना उन इलाकों पर पूरी तरह कब्जा किए। रूसी रक्षा मंत्रालय ऐसी कार्रवाइयों का इस्तेमाल करता है ताकि हर मोर्चे पर आगे बढ़ने का दिखावा किया जा सके और क्रेमलिन को सफलता की रिपोर्ट दी जा सके। असल में इन इलाकों में से कई अब भी विवादित बने हुए हैं और दोनों पक्षों की लगातार गोलीबारी की चपेट में रहते हैं। यही विराम देता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये YouTube चैनल को सपोर्ट करने का सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका है। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।